सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहसिन समझता हूं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप वक्त को थोड़ी देर के लिए मार्च 2025 तक वापस लेकर जाएं और उस वक्त के पाकिस्तान पर नजर दौड़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा सदर बन चुके थे। पीटीआई को इनसे हजारों तवक्कुआत थीं, जबकि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट व्हाइट हाउस को तशवीश से देख रही थी। इमरान खान और इनकी जमात सियासी मंजरनामे पर छाई हुई थी। मुल्क पूरी कोशिश के बावजूद माशी टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। कौम मुनकसिम और एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। मीडिया भी फौज के खिलाफ था और ये मोहतात अल्फाज में इमरान खान की हिमायत कर रहा था। हमारे दोस्त मुल्क हमसे उकता चुके थे। सऊदी अरब, यूएई और कतर का बरादराना जज्बा मान पड़ चुका था और ये हमसे पूछ रहे थे, बेटा अपने पांव पर कब खड़े होंगे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात तारीखी पस्ती को छू रहे थे और चीन भी हमसे खफा था। ये हालात बज़ाहिर भारत के लिए आइडियल थे और इसे हम पर हमला कर देना चाहिए था और मोदी ने ये कर दिया। लेकिन अगर इंडिया में कोई मैच्योर क़यादत होती तो वो किसी कीमत पर इन हालात का फ़ायदा उठाने की गलती न करती। क्यों? क्योंकि माजी के तजर्बात ये साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम को अगर मुश्किल हालात में कोई उंगली दिखाए तो ये इकट्ठी हो जाती है और फिर इस उंगली को काट कर फेंक देती है। इस हकीकत से सिर्फ दुनिया वाकिफ नहीं बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कौम की इस खूबी से अच्छी तरह आगाह है। चुनाचा पाकिस्तान की तमाम बड़ी जंगें अयूब खान से जनरल मुशर्रफ के अदवार में हुई। क्यों? क्योंकि तमाम आमिरों ने कौम के इस डीएनए का खूब फायदा उठाया। भारत भी माजी में पाकिस्तान को कमजोर समझकर इस पर हमले करता रहा, लेकिन हर बार पाकिस्तानी कौम अपने सियासी, गिरोही और मजहबी इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठी हुई और इसने न सिर्फ इंडिया के दांत तोड़ दिए बल्कि ये जंग के बाद माशी तौर पर भी गिरदाब से निकल आई। ये हमारी तारीख है। कांग्रेस और बीजेपी की समझदार क़यादत हमारी इस खूबी से अच्छी तरह वाकिफ थी। चुनाचा ये 30 बरस से पाकिस्तान के मुश्किल हालात में हमले की गलती नहीं करती थी। ये खामोशी से पाकिस्तान को कमजोर और कमजोर होता देखती रहती थी। पाकिस्तान में कारगिल वॉर के दौर में भी बहरान था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त पाकिस्तान पर बड़ा हमला करके हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जंग को कारगिल से बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि वो जानते थे कि मुकम्मल जंग नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ को मुत्तहद कर देगी और इसका भारत को नुकसान होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सियासी लिहाज से इतने समझदार नहीं है। उन्होंने 2019 में भी पाकिस्तान के सियासी इख्तलाफात का फायदा उठाने की कोशिश की और बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और इसके नतीजे में वो अपने 2 तैयारों और विंग कमांडर अभिनंदन की कुर्बानी देकर जनरल बाजवा और इमरान खान को मजबूत कर गया। आप विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी से पहले और फिर बाद के पाकिस्तान को भी देख लें, आपको इसमें वाज़ेह फर्क नजर आएगा। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार और भारतीय तैयारों को निशाना बनाया था। नरेंद्र मोदी की ये मेहरबानी जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन और इमरान खान को सियासी मजबूती दे गई। मुतहारिब अपोजिशन इसके बाद खामोश होकर बैठ गई और एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत पर होल्ड मजबूत हो गया। अप्रैल और मई 2025 में नरेंद्र मोदी ने दूसरी मर्तबा पाकिस्तान पर मेहरबानी कर दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का वाकया पेश आया। इससे कबल 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया। ये कार्रवाई बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने की थी और इसमें इसने पाक फौज के 26 जवानों को शहीद कर दिया था। ये लोग छुट्टी पर जाफर एक्सप्रेस के जरिए घर जा रहे थे। इस वाकये के 42 दिन बाद पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया पेश आ गया। इत्तफाक से पहलगाम में भी साने जाफर एक्सप्रेस की तरह 26 लोग मारे गए और इनमें अक्सरियत फौजी एहलकारों और अफसरों की थी। जाफर एक्सप्रेस में भी किसी खातून को निशाना नहीं बनाया गया और पहलगाम में भी कोई औरत निशाना नहीं बनी। जाफर एक्सप्रेस के जिम्मेदार भी नहीं पकड़े गए और पहलगाम के मुलजिम भी ताहाल लापता हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, नरेंद्र मोदी ने पहलगाम को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ये हमला पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत और भारत के लिए बदकिस्मती साबित हुआ। पाकिस्तानी फौज ने मई में ऐसा कमाल किया जिसने अमेरिका और यूरोप समेत पूरी फर्स्ट वर्ल्ड को फील्ड मार्शल और एयर चीफ का फैन बना दिया। रही सही कसर 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ने पूरी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस वक्त पूरी दुनिया में किसी का सबसे बड़ा फैन है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। इस जंग की बरकत से जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। अरब ममालिक दोबारा पाकिस्तान के गहरे दोस्त और इत्तेहादी हो गए। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई और चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के तर्जुमान बन गए। जबकि नरेंद्र मोदी और भारत का जनाजा निकल गया। नरेंद्र मोदी अब किसी इंटरनेशनल इवेंट में नजर नहीं आता।
पाकिस्तान के अंदर और बाहर पीटीआई की ताकत भी खत्म हो गई। आप देख लें, वजीर आजम और फील्ड मार्शल आज दुनिया भर के दौरे करते हैं और इन्हें अब किसी मुल्क में पीटीआई के मुजाहिरों का सामना नहीं करना पड़ता। इमरान खान के मुजाहिरीन अब सोशल मीडिया के अलावा तमाम मकामात से गायब हो चुके हैं। ये सब नरेंद्र मोदी और इंडिया की मेहरबानी है। ये अगर मई में पाकिस्तान पर हमले की गलती न करता तो शायद आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। शायद आज हुकूमत इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो चुकी होती। हमें यह भी मानना होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी इसी जंग का नतीजा है। वो मंसूबा जो हमूदुर रहमान कमीशन से शुरू हुआ था, इसे बिला आखिर नवंबर 2025 को 27वीं तरमीम के जरिए अमली शक्ल दे दी गई और 4 दिसंबर को सदर जरदारी के नोटिफिकेशन के बाद फील्ड मार्शल को मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ और सीडीएफ बना दिया गया। यूं ये पाकिस्तान के मजबूत तरीन जनरल बन गए। ये अब एटमी फैसलों में भी खुद मुख्तार हैं। स्ट्रेटेजिक कमांड भी अब इनके मातहत होगी और इन्हें किसी भी फैसले के लिए किसी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो नोटिफिकेशन जो 26 नवंबर को जारी होना था वो 4 दिसंबर तक जेर इल्तवा क्यों रहा? इसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह हुकूमत की नालायकी है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम के जरिए मुल्क का पूरा अस्करी सिस्टम बदल दिया, लेकिन इसने इसके कवायद और जवाबित पर तवज्जो नहीं दी। हुकूमत का ख्याल था ये काम जीएचक्यू करेगा, जबकि जीएचक्यू का ख्याल था वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा वफाकी हुकूमत के पास है, ये काम इनका है और अगर उन्होंने ये काम भी नहीं करना तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है? चुनाचा 27वीं तरमीम के बाद तुम करो की वजह से 22 दिन जाया हो गए। ताहम यह हकीकत है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस मामले में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। हुकूमत इख्तलाफ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हुकूमती वुज़रा अच्छी तरह जानते हैं कि ये 70 हजार वोटों से हारे हुए हैं। चुनाचा ये इख्तलाफ की जुर्रत कहां से लाएंगे? दूसरी वजह, पाकिस्तान में वजीर आजम कोई भी हो, ये सिर्फ 1 महीने का वजीर आजम होता है। ये सिर्फ इसी महीने मुकम्मल और ताकतवर वजीर आजम होता है और वो महीना 5 साल में सिर्फ एक बार यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आता है और वो नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का वक्त होता है। ये वक्त अमूमन सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। वजीर आजम सितंबर का महीना चढ़ते ही ताकतवर होना शुरू हो जाता है और नवंबर में पहुंचकर ये मुकम्मल तौर पर वजीर आजम बन जाता है और पूरा सिस्टम अपनी नजरें इस पर जमा कर बैठ जाता है। 15 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान नए आर्मी चीफ का ऐलान होता है। 29 नवंबर को चेन ऑफ कमांड होती है। नए आर्मी चीफ अगले 10-15 दिन ब्रीफिंग लेते हैं, अपनी फील्डिंग लगाते हैं और यूं 15 दिसंबर के बाद ये दिन ब दिन मजबूत और वजीर आजम कमजोर होते चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपनी 35 साल सियासी जिंदगी में 5 मरतबा इन महीनों को एंजॉय किया। ये मौका मियां शहबाज शरीफ की जिंदगी में पहली मरतबा आया था, लिहाजा ऐन मुमकिन है कि वजीर आजम अपने वजीर आजम के स्टेटस को एंजॉय करने के लिए ऐन वक्त पर लंदन चले गए और सिस्टम टखने जोड़कर इनकी वापसी का इंतजार करने लगा। ये मियां शहबाज शरीफ की जिंदगी के पहले 4 दिन थे जब पूरा सिस्टम इनकी राह देख रहा था। छोटे मियां साहब ने यकीनन इसे एंजॉय किया होगा। तीसरी वजह, 27वीं तरमीम जल्दबाजी में की गई। चुनाचा इसमें एक खामी रह गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले सीडीएफ बन गए, लेकिन सवाल यह है कि अगले सीडीएफ का फैसला कौन करेगा? दूसरा, क्या 5 साल बाद जब नया आर्मी चीफ तैनात होगा तो क्या वो भी सीडीएफ होगा? तीसरा, क्या ये ओहदा सिर्फ आर्मी के पास रहेगा या इस पर एयरफोर्स और नेवी के चीफ भी तैनात हो सकेंगे? 27वीं तरमीम में यह सवाल जवाब के बगैर छोड़ दिए गए हैं। यह अफवाह भी गर्दिश करती रही कि सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ इस नुक्ते पर गौर कर रहे हैं। बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ इस पर ज्यादा मुतफक्किर हैं और इनका ख्याल था कि हुकूमत को फौरी तौर पर यह इशू भी तय कर देने चाहिए, ख्वाह इसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाकर 27वीं तरमीम में मजीद तरमीम क्यों ना करनी पड़े। हुकूमत ने 2 दिसंबर को ज्वाइंट सेशन बुलाया, लेकिन ये 27वीं तरमीम के इस पोर्शन को नहीं छेड़ सकी। चौथी वजह, दिफाई इदारों में अफसरों का एक का घंटा और एक दिन अहम होता है। तकर्रुरी का पहला खत और रैंक्स लगने का वक्त चीफ बनने का फैसला कर देता है। लिहाजा अगर ये नोटिफिकेशन 27 नवंबर को हो जाता तो 27 नवंबर 2030 को सीनियर जनरल्स का एक पैनल सामने आता और ये नोटिफिकेशन अब क्योंकि 4 दिसंबर 2025 को जारी हुआ, लिहाजा 2030 तक सीनियरिटी का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आज के ऑफिसर 2030 से कबल रिटायर हो जाएंगे और बेशुमार ऑफिसर्स अगले आर्मी चीफ की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। लिहाजा ये ताखीर मुस्तकबिल के ऑफिसर्स को सामने रखकर की गई और आखिरी वजह जनरल फैज की ज्यादती है। जनरल आसिम मुनीर को 4 दिसंबर 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लगे थे। जनरल बाजवा की मुद्दत 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही थी। जनरल आसिम नए आर्मी चीफ की फहरिस्त में सीनियर तरीन जनरल थे, लेकिन जनरल फैज ने साजबाज करके इनकी रिटायरमेंट एज 27 नवंबर कर दी ताकि ये आर्मी चीफ न बन सके।
जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश पर सदर ने CDF का नोटिफिकेशन 4 दिसंबर को जारी करके इस ज्यादती का अजाला कर दिया। हम ये फैसला नहीं कर सकते इन 5 वजूहात में से कौन सी वजह दुरुस्त है या ये सब अफवाहें या चाय की प्याली का तूफान है। इसका फैसला वक्त करेगा और हम इंसानों को बहरहाल वक्त को वक्त देना पड़ता है। सरदस्त सिर्फ एक हकीकत है और वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बन चुके हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी की तमाम बददुआएं इनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकी।